लूची का बेटा और महाकाल, ये कबर चित्र है दोस्तों। पटवर्धन ने क्या कथा आगे बढ़ाई। हमने कोशिश की थी हेलन पर प्रेरा में फूट डालने की पर रगड़ा बढ़ गया। श्याम जी, यह हमें बाद में पता चला। तब तक आपने महाकाल का जिक्र नहीं किया अंकल। तुम्हारी उत्सुकता ठीक है। लूची के बेटे महाकाल की कहानी सिलसिलेवार सुनाने का लाभ मैंने कहानी को ज़रा लंबा खींच दिया। तो उन बदमाशों के ऑपरेशन के सफल करने आने के बाद गिरोह में फूट डालकर श्याम जी को ख़त्म करवा दिया और चूक नोटिस को भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं अंकल, आप कहानी पूरी सुनाइए। पर जल्दी ही हम लोग एक गलती कर गए। उस गलती ने हमें फंसवा दिया और रिसीवर हेलन के कमरे में नहीं छिपाया था और माइक्रोफोन वहाँ से हटाया भी नहीं था। सो न वे सिर्फ हमारी चाल समझ गए बल्कि मौका देखकर राघवन के कमरे में रिसीवर भी बरामद कर लिए। ओह, सुंदरवती का दुर्भाग्य था कि प्रेरा के गैंग के ताना हुई वगैरह राघवन के कमरे में रिसीवर के लिए छानबीन कर रहे थे कि कमरे में अचानक आया और चतुर्वेदी को इससे कुछ समझ पाता उसे जान से हाथ धोना पड़ा। उधर राघवन बार में बैठा था। मिस्टर वली, ज़रा मेरे साथ आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ज़रूर, कुछ दाल में काला है। अभी नहीं दिलोला, मैं अपने मित्र के साथ ज़रूरी मेरा काम से ज़्यादा ज़रूरी है। जो तुम चलो, मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है विली, जो तुम भी चलो ले। और हेलन का स्वर खतरनाक ठंडापन था। हमें स्मरण ही ठीक लगा। तुम भी चलो और कोई चाल मत चलना प्रेरा, निशाना भी तुम दोनों पर है। और मैंने राघवन की आंखों में एक दूसरे को सतर्क रहने का इशारा किया, पर कोई होशियारी से काम न आई। बहुत अच्छा। बहुत जल्दी हमारे बेहोश जिस्म उन लोगों के कब्जे में थे। वे लोग हमें रुआलोन मठ पर ले गए, जहां हमें पता चला कि उन लोगों की नीयत हमें जान से मारने की नहीं थी। वे हमें बंधक बनाकर हमारे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम पूरा करना चाहते थे। यह बात आईने की तरह साफ हो गई थी कि हमारी जरा सी चाल, ओछी हरकत तुरंत मौत के जबड़ों में डाल सकती थी, जैसा कि प्रोफेसर लूची ने कहा था। हमारा माल भारतीय पुलिस के कब्जे में तुम लोगों के बंधन बनाकर वापस लाना है। मगर याद रखना, यहाँ से भागने की कोशिश और चतुराई के नतीजे भयंकर होंगे। ऐसा करोगे तो बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। और साउलिन की कैद में कुछ समय बाद हमको मालूम हुआ कि हमारे अलावा भी वहाँ कैद है। राघवन, इस दूसरे कमरे में किसी चीखने कराने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है कोई टॉर्चर सह रहा है। उनकी कैद में पड़ा उनका दुश्मन ही होगा। शायद हमारा दोस्त भी हो सकता है। यहाँ के बारे में शायद उससे कुछ ज़्यादा जानता हो, पर हमारा उससे संपर्क कैसे हो। और हमने जल्दी ही मौका निकाला। जूते की एड़ी में लोहा काटने की आरी का इस्तेमाल आज हो ही गया। ध्यान से पटवर्धन, उन लोगों को शक हुआ तो हमारा न जाने क्या हाल करें। और मैं बरगलाने बंदी में पहुंचा, बगल वाले बंदी गृह में पहुंचा। अरे यह कौन है? लूची का बेटा था वह, जो बाद में हमारा महाकाल बना। लोन मटकी में प्रधानाचार्य लूची का बेटा। तुम कौन हो?
मैं लूची के उन लोगों का असली बॉस नहीं था। लूची का बॉस भी भूमिका निभाने पर मजबूर किया गया। यह सुनना वसुंधरा हैरान रह गई। लूची का बेटा लूची की कैद में क्या? बेटी, यह जानकर मैं भी काफ़ी हैरान हुआ। कुछ देर बाद मुझे सब कुछ बताया। लूची शाओलिन मठ के प्रधानाचार्य था और लूची कुंग-फू में बेहतरीन लड़ाका स्मगलर के गिरोह का एक सुरक्षित और गुप्त स्थान चाहता था और साथ ही लूची जैसा योद्धा की संरक्षणा भी। स्मगलर ने लूची के अलावा पूरे शाओलिन में आचार्यों को अपने साथ मिला लिया। लूची न माना, उल्टे उन्होंने विद्रोह का सवर तेज कर दिए। तब उन शैतानों ने मेरी माँ और बहन को कैद कर लिया। मेरे पिताजी टस से मस न हुए, मुझे धोखे से पकड़कर यहाँ बांध दिया और ओह, मेरे पिता ने मेरी गर्दन पर तलवार लटका कर हमारी आंखों के सामने 4 दरिंदे ने मेरी माँ और बहन के साथ, हे भगवान, महाकाल के साथ बहुत बुरा हुआ। सुबह टॉर्चर करके उसे मार डालने का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। उसकी 4 दिन तक भूखा रखा था। दिन में 4 बार बेरहमी से वो सुबह पीटा गया। लूची अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। आखिरकार उसने गुंडों को प्रस्ताव स्वीकार किया और तब से अब तक कैद में रखा हुआ हूँ। मुझे 4 महीने हो गए। मेरे पिता ने उन्हें कठपुतली बने हुए हैं। उफ, ये कमबख्त 4 के अंक मुझे क्या बना डाला। और तुम्हें 4 दिन से एक बार भोजन, दिन में 4 यातनाएं दी जाती हैं साहब। अब क्यों लूची उसकी हर बात मान रहा है? इसलिए कि उन्हें मौका पा लिया और मेरे पिता ने बगावत न कर बैठे। और तुम दोनों से इतना खतरा है, आप नहीं जानते। मेरे पिता मुझे बचपन में किसी ट्रेनिंग दी थी। मेरे पिता द्वारा मुझे शाओलिन और इन सब गुंडों के लिए अकेला ही नियत्था काफ़ी हूँ। क्या करूँ? उधर मैं लोहे की जंजीर में जकड़ा हूँ। मेरे पिता प्यार की जंजीरें मुझे जकड़ रही है। चाह कर भी कुछ भी खामोश हैं। पर मेरा बड़ा भाई फूची अकेला मेरे पिताजी के बराबर है। वह मेरी माँ और बहन, पहले ही उन कुत्तों ने उन्हें जहर देकर कायरता से मार डाला। अब मगर मैं मरने से पहले आज़ाद हो गया तो कसम सुराई की बदमाशों की ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी दहल जाएगी। शरीर में मेरी आत्मा की ताकत पर क्या तुम इतनी ताकत महसूस करते हो कि लड़ाई तुम्हें जिता दे? चीनी युद्ध कला। तलवार से नहीं, मेरी आत्मा की ताकत है साहब। और आत्मा की वो ताकत है हरामजादों को जहन्नम पहुंचाना काफ़ी है। तो फिर आज़ाद तो मैं तुम्हें कर देता हूँ। पर बेटे, ज़्यादा उतावला मत करना। मैं जैसे ही उसकी जंजीरें काटी, इन बदमाशों के लिए महाकाल हूँ मैं। और वसुंधरा की आंखें पोंछी तो यूं हुई महाकाल बनना पड़ा। हाँ बेटी, वो क्रोध और नफरत के सुलगता हुआ अग्निकुंड बन गया जो उसके तन और मन पर बीता। उसने उसे मौत बना दिया और उसके दिल में प्यार, मोहब्बत आदि कोमल भावनाएं कुचल गई और सब पत्थर का हो गया। ओह, सचमुच बड़ा जुल्म हुआ है उसके साथ। पर अंकल, मैं सोचती हूँ कि उसे प्यार की ज़रूरत है और भी ज़्यादा अंकल। नफरत की आग को सिर्फ प्यार की आग से ठंडा किया जा सकता है। बाय द वे, कमरे में घुटन है। यहाँ की खिड़की खोल दूँ, शायद ठंडी हवा आ जाए। तुम आदरवासी हो बेटी। महाकाल के बारे में ऐसी आशा रखना, प्यार की वर्षा उसे ठंडा करा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे ज्वालामुखी में पानी के छींटे डालने में पानी यही डालना। मैं भी यही चाहता हूँ, पर संभव नहीं है। नहीं अंकल, प्यार बहुत शक्ति है। प्यार नफरत और क्रोध के अंधेरे में ज्वाला भी भर सकता है। मेरे यही विश्वास है। अंकल, अब आगे की कहानी सुना दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे शेष कथा बगीचे में घूमते हुए पूरी करते हैं। शाम की सुहानी हवा चल रही है और तब कहानी तो हुची महाकाल बनने का इतिहास था। अब आगे महाकाल की बहादुरी और युद्ध कौशल का वर्णन रह गया है।
यही तो कहानी का मज़ेदार हिस्सा है। इस हिस्से को मैं ज़रूर सुनूंगी। और वसुंधरा ही क्यों, महाकाल के हर प्रशंसक इस हिस्से को देखना और पढ़ना चाहेगा। लूची के बेटे महाकाल को पूरा इतिहास जाने बिना महाकाल का स्वभाव नहीं समझा जाता। वसुंधरा के साथ आप भी लोग महाकाल के इस हिस्से में तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसलिए क्षमा बेहद ज़रूरी था। अरे मैंने और महाकाल ने योजना बनाई कि उसी रात हम कार्रवाई शुरू कर देंगे, मगर बराबर के तहखाने में राघवन मुझे खतरे का संकेत दिया और हमें तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। और राघवन ने जब तक उन्हें उलझाने की कोशिश की और तब तक मैं और राघवन वाले कैद खाने में दाखिल नहीं हो गए। अरे इसे छोड़ो, देखो इंस्पेक्टर के बच्चे ने लूची को बेटे को आज़ाद कर दिया। आफत, ओह महाकाल को देखकर पहरेदार सकपका गई। ये खटाक, और तुम समझ सकती हो कि क्या हुआ होगा। काक, महाकाल कहर बनकर उन पर टूट पड़ा। उन तीनों पहरेदारों ने महाकाल को मसल दिया, लेकिन सावलिंग के योद्धा कम थोड़े ही थे। अगले ही पल असंख्य लड़ाके आ धमकी और स्थिति कठिन देखकर महाकाल किसी मृत पहरेदार की तलवार उठा ली और जल्दी ही महाकाल ने साबित कर दिया घायल शेर आदि खतरनाक होता है। और मैं और राघवन भी जूझ रहे थे। राघवन यह सातवां यह, और उधर महाकाल मौत की मशीन बन चुका था, दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। और मैं और राघवन सोच रहे थे, राघवन आखिर वह कितनों को संभाल लेगा। यह लड़ाका तो पूरा टिड्डी दल है। कुछ भी हो, हमें उसका साथ देना है। तलवार उठाओ और देखो, 8वां शिकार उसे भेज दिया। उधर विरोधी और परवेज पर वैसे ही नहीं था। इन कम भक्तों ने तो मानो यमराज को मौत से जगा दिया, पूरे मठ में तबाह कर डालेगा। महाकाल के कुछ नहीं सोच रहा था। इतने समय से भूख प्यास यंत्र शरीर में काम नहीं कर रहा था, पर यदि मैं गिर गया तो मौत निश्चित है। और भाग्यवश लूची वहां पहुंचा। फिर क्या था, वह तो अपने बेटे को आजाद देखकर जोश में आ गया। लूची बेटे, और प्रलय बनकर उन पर टूट पड़ा। और फिर शुरू हो गया मौत का तांडव। लूची ने मैदान में आने से महाकाल घायल और थके हुए शरीर में जोश आ गया। लड़ाई की स्थिति एकाएक बदल गई और वे दोनों बाप बेटे कुंफू के सिद्धांत कलाकार थे। उन दोनों के हाथों पांव में बिजली की गति की तेजी से हरकत कर रहे थे। मौत का मैदान साफ होता जा रहा था। उन दोनों के बाप बेटों ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। नतीजे के तौर पर स्थिति बहुत जल्दी ही हमारे नियंत्रण में आ गई और राघवन अलबत्ता इस संग्राम में बहुत बुरी तरह घायल था। मिस्टर राघवन, लगता है अंत आ गया, पर महाकाल लूची के कारण निर्णायक विजय हमारी झेली में आ गई। और मैं और महाकाल राघवन को लेकर अस्पताल में गया। लूची को भी साथ ले जाना चाहता था, पर वह जिद करके वहीं रुका। दुश्मनों को बदला लेने, महाकाल अपने पिता का साथ देने, महाकाल वहाँ रुका नहीं। क्यों नहीं? वह रुकना चाहता था, पर मुश्किल से लूची ने उसे कस्में देकर भेजता था। दरअसल 4 वर्ष भूख और टार्चर सहते सहते वह कमज़ोर हो गया था। उस पर लड़ाई और थकान और जख्म थे। यदि समय रहते उपचार न मिलता तो शायद वह जिंदा न बचता। ओह, एक रात महाकाल अस्पताल से भाग निकला। अस्पताल जाकर राघवन ने दम तोड़ दिया। महाकाल को अलबत्ता फायदा पहुंचा, लेकिन राघवन के चक्कर में मेरे और महाकाल जरा चूक गायब हो गया। और आप समझ गए कि वह कहाँ गया। बिल्कुल, मैं उसे सावलिंग रवाना हो गया, मगर इंटरपोल और फार्स के साथ थी। मैं और इंटरपोल फार्स जब सावलिंग में पहुंचे, लूची मारा जा चुका था। शायद लूची की मौत महाकाल के
शाओलिंग पहुंचने से पहले हो चुकी थी और महाकाल किसी जंगली हिंसक पशु के समान वैसी दरिंदा दरिंदा हो गया था। हट रुको महाकाल। शाओलिंग, मैं जीवित एकमात्र आदमी को भी इसके खूनी पंजे से हमारे सामने खत्म कर डाला और महाकाल की लाशों में दुर्गंधती शुरू कर दी। स्टॉप हिम। और इंटरपोल के अफसरों ने काबू जैसे तैसे काबू किया। मुझे छोड़ दो, मुझे ज़्यादा उत्पात करो तो बेझक गोली मार देना इसे। और नाजुक सूती देखकर मैंने ऑफिसर को समझाया, इसके साथ जो हुआ उसे देखते हुए इसे व्यवहार को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और यह मत भूलो कि ऑफिसर इतना बड़ा गिरोह केवल इसी लड़के के कारण समाप्त हो पाया है। मेरी विनती ऑफिसर गिरफ्तारी न करें, और जो कुछ किया वो इसकी मजबूरी थी। ठीक है पटवर्धन, यदि आप इसकी गारंटी लेते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। और मैं और महाकाल को से लेकर भारत आ गया। तुम्हारे पिता कैसे मर गए? उन्हें क्यों मारना तो बहुत टेढ़ी खीर था। उन लोगों ने जरूर धोखे से फरेब से मार डाला होगा, वरना वे तो एक चलता फिरता तूफान थे। महाकाल मेरे साथ भारत जरूर आ गया, लेकिन दुनिया में उसे नफरत हो चुकी थी। प्यार और दया जैसी भावनाएं उसमें दिल में नहीं बची थी। मैं यहाँ रहूँगा नहीं, आप मुझे जाने दें। मैं कहीं ऊंचे पहाड़ी जंगल में जीवन कुंग फू अभ्यास में गुजारना चाहता हूँ। और मेरे लाख समझाने पर वह नहीं माना। एक दिन, यह जगह ठीक है साहब, आज मैं यहीं रहूँगा। जब मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे पुकार लीजिए, मैं ज़रूर आऊँगा। पर भगवान के लिए मेरा हाल फसाल मत पूछने या मुझे वापस इंसानों की बस्ती में ले जाने की नीयत से मत आइएगा। अलविदा। लेकिन और बिजली की फुर्ती और कलाबाजी लगाता हुआ वह जंगल में ओझल हो गया। ओह! पर्यटन एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, अब कहो, क्या पत्थर के टुकड़े पर तुम अपने प्यार के फूल उगा सकती हो बेटी? वसुंधरा के चेहरे पर उदासी, आंखों में आशा और आवाज़ में विश्वास था। आप जो भी कहें अंकल, यदि मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन उस पत्थर में भी फूल खिलेंगे। आप देख लेना अंकल। भगवान तुम्हें कामयाब करे बेटी। और दुनिया से बेखबर वीरान जंगलों में महाकाल अपने आक्रोश के पत्थरों को चूर चूर कर रहा था। समाप्त दोस्तों।